अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी असाइनमेंट नंबर मैं आपको 4 का बताऊँगा, थीसिस की। कल रिज़ल्ट आया है असाइनमेंट नंबर 3 का। तो उसका आपने रिज़ल्ट देख लिया होगा, सुपरवाइज़र ने जो कमेंट्स दिए होंगे वो भी आपने देख लिए होंगे। ठीक है, तो जो भी उन्होंने कमेंट्स बताए हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आपने चेंजिंग कर लेनी है उस असाइनमेंट में। और इस असाइनमेंट को साथ अटैच करके फिर आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, जो कल रिज़ल्ट आया ना, तो मैक्सिमम जो टीचर्स हैं और सुपरवाइज़र हैं उन्होंने यही कहा है कि आप एपीए फॉर्मेट को यूज़ करें। अभी स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे थे, सर ये एपीए स्टाइल क्या होता है, एपीए स्टाइल क्या होता है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। एपीए स्टाइल क्या होता है? एपीए स्टाइल में जस्ट जो होता है ना, फर्स्ट पेज उसको देखा जाता है, रेफरेंसेस को देखा जाता है, आपका फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ इनको देखा जाता है। और एपीए स्टाइल में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चेंजिंग करके आपने वो सबमिट करवानी होती है। एपीए स्टाइल का मतलब ये है कि आपने पैराग्राफ पे जाना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपका होगा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मल्टीपल होगी तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, डबल। लाइन स्पेसिंग डबल कर देनी है। उसके बाद स्पेशल को आपने सेलेक्ट कर देना है जी, हैंगिंग। क्या करना है, उस पर पैराग्राफ पे जाना है, लाइन स्पेसिंग को डबल कर देना है और स्पेशल की जगह हैंगिंग कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या होगा जी, अब जो भी आपने फ़ॉन्ट साइज़ लिखना है और फ़ॉन्ट स्टाइल उसका भी बता देता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो आपका टाइम न्यू रोमन में होना चाहिए और जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है वो किस में होना चाहिए, 12 में। जो भी आपने पैराग्राफ लिखना है या जो भी आपने करना है तो उसमें क्या होना चाहिए आपका, ये 4 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। एक, लाइन स्पेसिंग डबल हो, स्पेशल में हैंगिंग हो, फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन हो और उसका साइज़ क्या हो, 12 हो। तो ये आपका एपीए स्टाइल में लिखा जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपने इसको मद्देनज़र रख के आपने क्या करना है जी, अपने जो पैराग्राफ है उसको लिखना है। अब जो उसकी पैराग्राफ की हेडिंग होगी वो अब आपकी अपनी चॉइस होगी, आप उसको बोल्ड कर दें। ठीक है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप 14 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, वो इट्स अप टू यू। बट जो पैराग्राफ के अंदर लिखना है ना, जैसे ये देखें, ये इसकी हेडिंग है। इस हेडिंग को आप 14 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट जो इसके नीचे जो आपने चीज़ें लिखनी है ना पैराग्राफ में, वो टाइम न्यू रोमन्स में 12 में ही होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एपीए स्टाइल होगा। अब चलते हैं जी इस असाइनमेंट की तरफ। इसके टोटल 15 मार्क्स हैं, बिल्कुल ईजी और आसान सी है। उन जो पीछे वाली असाइनमेंट्स है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, वो साथ इंक्लूड होगा और इस असाइनमेंट का चैप्टर नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी है, मेथडोलॉजी, डिज़ाइन, रिसर्च मेथड, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल साइज, इंस्ट्रूमेंटेशन, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एंड टाइम फ्रेम। ये सिर्फ 7 से 8 चीज़ें हमने लिखनी है। बट यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, जो हमने क्वेश्चन आयर बनाने हैं वो क्या करना है, अगर वो तब तक नहीं काम देंगे जब तक वो अप्रूव ना हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन आयर बना के सुपरवाइज़र से अप्रूव करवाने हैं। जब तक अप्रूव नहीं करवाएंगे तो हमारा गूगल फॉर्म बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब सुपरवाइज़र ने क्वेश्चन ही नहीं अप्रूव किए तो देन हम किस तरह वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन आयर हमने बनाने हैं, कहाँ से ढूंढने हैं, कैसे लिखने हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी होगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इस असाइनमेंट की स्पेशली। वैसे मैंने आपको एपीए स्टाइल का बता दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि रेफरेंस रेफरेंस को किस तरह एपीए स्टाइल में लिखना है। देखिए, ये जो मेरा टॉपिक है, ये मैंने इन्हें सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखें, इनकी जो लाइन स्पेसिंग वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले डबल है, हैंगिंग में है, दैट्स मीन कि ये मेरे ओके हैं। उसके बाद टाइम न्यू रोमन है और साइज़ भी 12 है। ये रेफरेंस मेरा क्या है, एपीए में है। अब इसको मज़ीद चेक करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए, क्या वाकई ये एपीए में है, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे। ठीक है, रेफरेंस में जाएंगे, वहाँ पे वाज़िया लिखा होगा कि एपीए में है या नहीं है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल अननाउन। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, हमने यहाँ पे एपीए स्टाइल को सिलेक्ट कर देना है। ये देखें, एपीए 5th एडिशन लिखा हुआ है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे कर दिया जी, एपीए 5th एडिशन सेलेक्ट कर दिया। अब देखें, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा सिलेक्ट है, ये देखें जो मेंडेले की तरफ से है वो ऑटोमेटिकली मेरा है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन। दैट्स मीन एपीए 7th एडिशन मेरा यूज़ हुआ है रेफरेंस के ऊपर।
ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया है कि फ़ॉन्ट साइज़ को चेक करें। फ़ॉन्ट साइज़ को चेक करने के बाद आप उसकी लाइन स्पेसिंग को डबल करें, वो ठीक है, उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका क्या होगा, वो एपीएस स्टाइल में होगा। अगर आपको सुपरवाइज़र कह देते हैं जी आपका एपीएस स्टाइल है ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे आना है रेफरेंसेस में, इसका आपने पिक्चर लेनी है, पिक्चर लेके आपने सुपरवाइज़र को सेंड कर देनी है कि सर ये देखें हमारा तो हमने तो यूज़ किया है 7th एडिशन यूज़ किया है, आपने हमारे मार्क्स गलत डिडक्ट किए हैं, शायद वो बढ़ा भी दें मार्क्स को। ठीक है, आसान सा है एपीएस स्टाइल, को इसमें ना फिलासफी नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी कि एपीएस स्टाइल एपीएस स्टाइल। जस्ट थोड़ी सी 2-3 गाइडलाइंस हैं कि आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है 12 हो, टाइम न्यू रोमन में हो, लाइन स्पेसिंग 12 हो, और जो स्पेशल है वो हैंगिंग में हो। दैट्स एपीएस स्टाइल। और एपीएस स्टाइल में जो फर्स्ट पेज होता है ना वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, वो फर्स्ट पेज में आपको दिखा दूंगा कि आपने किस तरह बनाएं ताकि वो ठीक रहे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट पेज, ताकि आपके लिए वो भी आसानी रह जाए। ठीक है, लेकिन जो मेरा पेज आपको दिखाने लगा हूँ ये एपीए में नहीं है, बट ये चल जाता है। एपीए की कंडीशन थोड़ी सी और होती है कि वो आपने हेडर में लिखना होता है। तो अगर आप हेडर में भी लगाना चाहें तो आप हेडर में भी अपने टॉपिक को लिख सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना टॉपिक का नेम लिख देंगे जो भी होगा। ठीक है, जब वो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एपीएस स्टाइल में ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सपोज दैट लैंग्वेज बैरियर एंड इट्स इफेक्ट ऑन पीपल एट सेकेंडरी लेवल इन डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। ठीक है, जो भी होगा आपने यहाँ पे अपना लिख देना है, तो ये क्या होगा, हमारा एपीए स्टाइल में चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात, ये आपने टॉपिक लिख दिया, लिखने के बाद यहाँ पे आपने ये चीज़ 2 बॉक्सेस चेक कर लेने हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज ये भी चेक होना चाहिए, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ये भी चेक होना चाहिए, और जो दूसरा डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, ठीक है, इस पे टिक नहीं करना। ये 2 चीज़ें आपने टिक करनी है, और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा जी, वो लिखा जाएगा जो हमारा टॉपिक नेम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपीए स्टाइल। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एपीए स्टाइल को किस तरह क्रिएट करना है या किस तरह बनाना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा काम है एपीए स्टाइल का, बस सुपरवाइज़र जो है वो ऐसे नंबर डिडक्ट किए जा रहे हैं, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, ये एपीए स्टाइल का सारा मैंने आपको बता दिया है, आपने इस तरह इसको एपीए स्टाइल में कन्वर्ट कर लेना है। अब हम चलते हैं जी, हमारा जो मेन असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट नंबर 4 उस पर चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 4 को हम चैप्टर नंबर 3 का नेम देंगे। 3 का नेम देने के बाद यहाँ पे हम इसकी हेडिंग दे देंगे रिसर्च मेथडोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और सबसे पहले हम लिखेंगे जी 3.1 पे मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में क्या होगा, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है, जस्ट आपने उनको चेंज करना है, उनके अलावा आपने किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना। ठीक है, ये देखें, जैसे ये फर्स्ट है जी 3.1, दिस चैप्टर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथडोलॉजी यूज्ड इन स्टडी इंक्लूडिंग मेथड, रिसर्च डिज़ाइन, इंस्ट्रूमेंट्स, population, sampling technique and sample size. The methodology was applied to conduct the research study on the topic. यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका टॉपिक नेम आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये मैंने हाईलाइट किया वो यहाँ पे आपने अपना टॉपिक का नेम लिख देना है, बाकी पैरा सेम का सेम रह जाएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं जी रिसर्च डिज़ाइन पे। तो रिसर्च डिज़ाइन में हमने क्या करना है, द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन वाज यूज्ड इन दिस रिसर्च। The approach of this study is quantitative to go inside the phenomena. The research is conducted from the, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो आपने जब अपना टॉपिक लिखा है तो वहाँ पे लिखा होगा ना कि आप स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी जो रिसर्च है वो पेरेंट्स पे है या किस स्टूडेंट्स पे है, और उस स्कूल का लेवल क्या है, सेकेंडरी है, एलिमेंट्री है या हायर सेकेंडरी है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। जो भी आपने वहाँ पे लिखा था वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मेरा था सेकेंडरी स्कूल लेवल, तो मैंने लिख दिया जी सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स। अगर आपका सेकेंडरी लेवल ही था बट जो आपने मैयर करना था या जिनका इफेक्ट मालूम करना था वो टीचर पे था, तो आप क्या लिख देंगे, सेकेंडरी लेवल टीचर। ठीक है, ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो मैंने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर लिखा है, आप प्राइवेट सेक्टर भी लिख सकते हैं
या आप लिख सकते हैं ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, दोनों, ठीक है, अब दोनों भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एक में आप पब्लिक सेक्टर भी लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, बाकी इस पूरे के पूरे पैरे में आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं जस्ट आपने वो वाली ही चेंज करनी है। उसके बाद है जी रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड में क्या आ जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टेकन टू कलेक्ट द डेटा बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम, यहाँ पे देखें कलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, मेरा तो मेरी जो रिसर्च है वो स्टूडेंट्स पे है, मैंने उनके लैंग्वेज बैरियर जो है वो उन पे स्टूडेंट्स पे कर रहा हूँ चेक, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दिया है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप टीचर पे रिसर्च कर रहे हैं, पेरेंट्स पे कर रहे हैं, या बोथ पे कर रहे हैं, या स्टूडेंट टीचर दोनों पे कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके टॉपिक में होंगी वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। टू नाउ द, यहाँ पे फिर आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे आपने अपने टॉपिक का नेम लिख देना है। उसके बाद है जी पॉपुलेशन। द स्टडी पॉपुलेशन वाज द स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है जो पॉपुलेशन मेरी है इसमें नाम क्या ले रहे हैं अपना टॉपिक में, वो स्टूडेंट्स है। आपकी पॉपुलेशन आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग थी, टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, या बोथ थे, जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे लिख देनी है। ऑफ सेकेंडरी स्कूल लेवल है, आपका एलिमेंट्री है, कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। पब्लिक सेक्टर में आपने वो अपनी जो है रिसर्च कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, दोनों में कर रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इन डैश सिटी, तो सिटी कौन सी है वो आपने अपनी लिख देनी है। इन शॉर्ट टाइम द पॉपुलेशन फॉर दिस स्टडी कंसिस्टेड ऑफ सिलेक्टेड, मैंने लिखा है 3 गवर्नमेंट स्कूल एट सेकेंडरी लेवल एट डिस्ट्रिक्ट, मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखा है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। अब रही बात, यहाँ पे मैंने 3 गवर्नमेंट स्कूल लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 3 प्राइवेट स्कूल भी लिख सकते हैं। अगर तो आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट बोथ लिखे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गवर्नमेंट 2 प्राइवेट, 2 प्राइवेट 3 गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन आपने जो स्कूल है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रखना, या 5 से ज़्यादा नहीं रखने। और आपने किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में या स्पेसिफिक कॉलेज का नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने जस्ट क्या लिख देना है, कंसिस्टेड ऑफ सिलेक्टेड 3 गवर्नमेंट, नहीं कंसिस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स या टीचर्स ऑफ इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम लिखा है तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी। अगर आपने स्कूल्स वगैरह जस्ट स्कूल लिखे हैं, सेकेंडरी लिखा है या एलिमेंट्री लिखा है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप गवर्नमेंट लिखेंगे या प्राइवेट लिखेंगे या बोथ लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक क्या है जी, इसमें आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, जो जैसे लिखा हुआ है ना वैसे का वैसे ही लिखा रहने देना है। ये नहीं करना आपने कि नाम क्या ले रहे हैं जी, अपनी तरफ से कोई लिख दे। हाँ, अगर आपको पता है आपके पास आर्टिकल मौजूद हैं जो आपने डाउनलोड किए थे, वहाँ से अगर आप सैम्पलिंग टेक्निक को देख के लिखते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसी पैटर्न पे चलना है तो इस सैम्पलिंग टेक्निक में आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद है जी सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ में क्या है जी, अ सैम्पल ऑफ 220 रिस्पोंडेंट्स, मेन चीज़ होगी ये वाली जो सैम्पल साइज़ है। अब मैंने लिखा है जी 220 रिस्पोंडेंट्स, यानी कि जिससे मैंने डाटा कलेक्ट करना है, बट जो आप है ना आप 220 ना लिखिएगा, आपने कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं, ट्राई कीजिएगा 100 टू 150 के दरमियान ही रखें। ठीक है, क्योंकि जो हमने फॉर्म बनाना है गूगल फॉर्म, हम 220 कहाँ से रिस्पोंडेंट करेंगे, हमने ज़्यादा नहीं लिखने, हम कम ही लिखेंगे, ताकि जितने कम हों रिस्पोंडेंट उतना ही हमारा जो है वो काम आसान हो। ठीक है, तो मैंने 220 लिखा है, आप यहाँ पे 150 भी कर सकते हैं, 120 भी कर सकते हैं। अगर आपका जो थीसिस का स्कोप काफ़ी बड़ा है तो फिर आप 220 लिख सकते हैं। अगर आप 220 स्टूडेंट्स से अपना जो है जो अपना गूगल फॉर्म है वो फिल करवा सकते हैं, तो आप 220 भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, वेयर मेल वर इन द मेजॉरिटी एंड फीमेल वर इन द मिनॉरिटी, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, कि वहाँ पे मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है वो अपने हिसाब से इसे सेट कर लेना है। अगर तो आपकी रिसर्च है ही अपना उसके ऊपर मेल के ऊपर या जस्ट फीमेल के ऊपर, तो अपनी ये वाली लाइन नहीं लिखनी, क्योंकि आपकी एक स्पेसिफिक जो रिसर्च हो रही है, अगर वो फीमेल पे हो रही है तो आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे। अगर आपकी बोथ पे हो रही है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कि वेयर फीमेल वर इन द मेजॉरिटी एंड मेल वर इन द मिनॉरिटी, या इसके वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद है मोस्टली पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द पब्लिक स्कूल, आप चेंज कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है।
बिकॉज मोर पॉपुलेशन वाज अवेलेबल इन पब्लिक स्कूल। तो ये अपने हिसाब से प्राइवेट भी कर सकते हैं और इसे पब्लिक भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। आ गया जी इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि जहाँ पे हमने वो वाले बनाने हैं, अपना क्वेश्चन आयर बनाना है, मेन चीज़ होती है वो इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, तो इसको हमने किस तरह अरेंज करना है, सारे के सारा पहला लिखा रहने देना है। जहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ है यानी कि हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे आपने अपने टॉपिक का नेम लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आ रहा है जहाँ से मैंने नीचे हाईलाइट किया, द डेमोग्राफिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ 5 आइटम्स। ठीक है, डेमोग्राफिक पार्ट क्या होगा, डेमोग्राफिक पार्ट में हम लोग जिस रिस्पोंडेंट से जो है वो रिस्पॉन्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो वो चीज़ हमें क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक पार्ट में आती है। लाइक जिससे भी हमने गूगल फॉर्म फिल करवाना है, हम उससे क्या पूछ रहे हैं, उसका नेम पूछ रहे हैं, उसकी एज क्या है, ठीक है, उसका जेंडर क्या है, उसके बाद वो कौन से ग्रेड में पढ़ रहा है, उसका स्कूल कौन सा है। ये तो मैंने अपने हिसाब से सिलेक्ट की है ना। तो ये आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह, अगर सपोज डैट कि आपका जो है जी, जो आपकी रिसर्च है वो टीचर्स के ऊपर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, ठीक है, आप उनका नेम पूछेंगे। जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट, आप उसका जेंडर पूछेंगे। एज ऑफ रिस्पोंडेंट, आप उसकी एज पूछेंगे। ये 3 चीज़ें तो हर किसी में आएंगी आएंगी। उसके बाद है जी ग्रेड ऑफ द रिस्पोंडेंट। अगर तो टीचर हैं वो तो उनका ग्रेड तो नहीं होगा ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि उनका एक्सपीरियंस कितना है स्कूल में। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सपीरियंस लिख देंगे। एंड स्कूल सेक्टर के वो किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं। तो ये आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे आपको बेटर लगे। उसके बाद द अदर पार्ट इज़ ए क्वेश्चन आयर इज़ कम्पोज ऑफ। हाँ, मुझे याद आया कि ना, अगर जो टीचर्स है, टीचर्स के लिए हमने कौन सा डेमोग्राफिक पार्ट रखना है, तो जो हमारे पास थीसिस के सैंपल पड़ा हुआ है डाउनलोड सेक्शन में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इसका चैप्टर नंबर 3 का मेथडोलॉजी का, उसमें उन्होंने 2 से 3 टेबल बना के दिए हुए हैं। उसमें उन्होंने टीचर्स के बारे में लिखा हुआ है कि अगर तो आपने टीचर पे रिसर्च करनी है तो किस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन को उठा सकते हैं डेमोग्राफिक पार्ट में जस्ट। उसके बाद द अदर पार्ट इज ए क्वेश्चन आयर इज कम्पोज ऑफ 15 क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने 15 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बट मैं सजेशन ये दूंगा आप 10 से 15 के दरमियान क्वेश्चंस रखें, ज़्यादा नहीं करें तो बेटर है। क्योंकि जितने क्वेश्चंस कम रखेंगे उतनी पॉसिबिलिटी होगी कि वो हम जो है हमारे अप्रूव हो जाएं, और उतना ही हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, आपने जस्ट इसमें क्या चेंज करना है, अपने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस की जगह अपने क्वेश्चंस लिख देने जी, आपने 12 क्वेश्चन देने हैं, 13 देने हैं, 10 देने हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लीजिएगा। बाकी सारे का सारा नीचे सेम रहेगा। और लास्ट पे द डैट ग्रेटली इफेक्ट्स, यहाँ पे आपका टॉपिक नेम आ जाएगा, और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं लिखनी। उसके बाद है जी 3.8। 3.8 जो होगा इसमें आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सेम एज इट इज़ ही रखना है और इसे ऐसे ही लिखा रहने देना है। उसके बाद है जी टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम में क्या होगा, टाइम फ्रेम में हम लिखते हैं जी इट विल टुक स्टूडेंट्स अबाउट 6 डेज। अब देखें, हमारी जो रिसर्च है वो स्टूडेंट्स पे है, तो मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया। आपके अगर टीचर्स पे है तो आप टीचर्स लिख दें, अगर आपके हेड टीचर पे है तो यहाँ पे हेड टीचर लिख दें, अबाउट 6 डेज। ठीक है, अब देखें जो हमारा जो नाम क्या ले रहे हैं, अभी असाइनमेंट आई है, इसकी लास्ट डेट 10 जनवरी है। ठीक है, जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो 1 वीक में आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने वो डेज देने हैं जिन डेज में हमने ये डाटा कलेक्ट करना है। तो आई सजेस्ट कि आप जो है 5 to 6 और 4 to 6 डेज ही रखें, इससे ज़्यादा डेज ना रखें। क्योंकि सुपरवाइज़र पूछ सकता है कि जब आपने अप्रूव करवाए हैं उसके बाद आपके पास टाइम ही इतने दिन का था, तो अपने इतने दिन ज़्यादा क्यों रखे। तो 4 to 6 डेज ही रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। बाकी सारे का सारा आपका सेम ही रखना है जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर में आपने जब बनाना है, ठीक है, ये गूगल फॉर्म पे बनेगा, ये सारे का सारा गूगल फॉर्म पे भी बनेगा, बट आपने लाइक जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है इस तरह बना के साथ अटैच भी करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आयर मैंने लिखा है 3.10, इसको आपने इसकी हेडिंग नहीं देनी, आपने जस्ट लिखना है क्वेश्चन आयर। 3.10 नहीं लिखेंगे इसे, जस्ट लिखेंगे क्वेश्चन आयर बस। इसकी हेडिंग में नहीं होगा कि 3.10 है या 3.10.1 है, कुछ भी नहीं, जस्ट हमारी क्या होगी जी, क्वेश्चन आयर लिखा होगा। अब मैंने लिखा जी डियर पीपल्स, तो आप यहाँ पे डियर टीचर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्स कलेक्ट करवाने हैं टीचर्स से तो आप यहाँ पे टीचर्स लिखेंगे, अगर आपने स्टूडेंट्स से करवाना है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ बी एड सेकेंडरी इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड वर्किंग ऑन दिस रिसर्च टॉपिक टाइटल्ड। यहाँ पे अपना आपने टॉपिक का नेम लिख देना है।
योर ओपिनियन विल ओनली बी यूज फॉर रिसर्च पर्पस। ठीक है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम के बाद एज, जेंडर, ग्रेड, और जैसे आपने अपने हिसाब से इसे सेट करना है, टीचर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए या हेड टीचर्स के लिए, जो भी आप यहाँ पे डेमोग्राफिक पार्ट बनाएंगे वो यहाँ पे आपने इस टेबल के फॉर्म में लिख देना है। लिखने के बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर के लिए ये देखें आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे 1 की जगह पे 1 क्वेश्चन पेस्ट कर देना है, 2 की जगह पे 2, 3 की जगह पे 3। ये मैंने 18 का बना दिया है आपको। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिर्फ जस्ट क्या करना है, क्वेश्चन को पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आपको मैं अब दिखा देता हूँ कि जो हमने बनाना है, नाम कह लेते हैं क्वेश्चंस, मैं अपने दिखा देता हूँ मैंने किस टाइप से बनाए हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए आसानी से। ठीक है, ये देखें जो मैंने अपने बनाए थे क्वेश्चन वो आपको शो करवा देता हूँ। मैंने एज, जेंडर, ग्रेड, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, एरिया, यू स्पीक, मैक्सिमम, ये मैंने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख दिए थे। ठीक है, इस तरह आपने टेबल बनाना है, उसमें आपने अपना डेमोग्राफिक जो भी होगा वो यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद ये देखें क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, डू यू बिलीव दैट लैंग्वेज बैरियर कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न एंड सक्सीड। नीचे सेम वही चीज़ें, क्वेश्चन नंबर 2 पेस्ट कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो यहाँ पे आपने क्या कर देना है जी, पेस्ट कर देने हैं। अब ये जी क्वेश्चन हमने ढूंढने कहाँ से या कैसे लिखने हैं, तो इसके लिए हम चैट जीपीटी का सहारा लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, चैट जीपीटी पे जाएंगे। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाके हम ये वाले क्वेश्चंस बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हम अपना टॉपिक जो है वो पेस्ट कर देंगे। सपोज डैट मैं लिखता हूँ जी, ये मेरा टॉपिक है, इसे करता हूँ मैं जी कॉपी, कंट्रोल सी, चैट जीपीटी पे जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल वी। करने के बाद मैं कहता हूँ उसे जी राइट 20 कर लेते हैं, चले राइट 20 क्वेश्चन आयर फॉर दिस रिसर्च टॉपिक। ठीक है, करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे इसे, तो ये क्या करेगा, हमें 20 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और उस टेबल में हम क्या करते जाएंगे, फिट करते जाएंगे, तो हमारा क्या होगा जी, क्वेश्चन आयर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बिल्कुल आसान और इजी सा काम है। ठीक है, ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर जो है वो 4। अभी आपने गूगल फॉर्म भी बनाना है। ठीक है, गूगल फॉर्म को किस तरह क्रिएट करना है उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो दे दूंगा। ठीक है, जस्ट आपने अभी तक क्या करना है, आपने जस्ट क्या करना है, ये जो मैंने तरीका आपको प्रोसीजर बताया है सारे का सारा, वो करके आपने असाइनमेंट नंबर 2 और 3 के साथ इसे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपने वो सुपरवाइज़र को मेल करनी है। मेल करके उनको क्या कहना है कि मैम आर दिस क्वेश्चन आर ओके, यानी कि आर दिस फाइल इज़ ओके। तो वो आपको बता देंगे कि आपके ये क्वेश्चन ठीक हैं नहीं ठीक हैं। ठीक है, जब वो कह दें कि ओके हैं, ओके के बाद फिर हम उसका गूगल फॉर्म भी बनाएंगे। तो गूगल फॉर्म जो है वो मैं आपको उसके लिए अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप ये वाली वीडियो बनाएं, जहाँ से फिर भी समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लिए, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।